हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट अध्याय समाज शास्त्र एवं समाज। तो हम आज डिस्कशन करेंगे कि समाज शास्त्र क्या होता है एवं समाज क्या होता है। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और आप GRF नेट जैसे करियर ऑप्शन है आपके, तो उसमें भी आपको यूज़फुली होगा। और ये समाज को मतलब कंट्रोल करने के लिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस समाज का हिस्सा हो, उसको किस तरह मतलब रखा जाता है, क्या क्या उनमें चीज़ें होती है, क्या चीज़ उसको महत्वपूर्ण बनाती है, क्या चीज़ उनको नकारात्मक बनाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अध्याय समाज शास्त्र एवं उसकी समाज। तो ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर होगा, तो हम पहला पार्ट में इसको आधा कवर करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में उसको पूरा कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं समाज शास्त्र एवं समाज। तो परिचय में यही है कि आप अपने बारे में ही मतलब एक उदाहरण लेके ही समझ सकते हैं। हम समाज कुछ सुझाव से जो आप जैसे युवक विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करोगे तो आपका भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है कि लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपको विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव, आपको परिवार को अपने नौकरी को शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा व्यवसाय ना चुनें। कि शीघ्र ही आप आवश्यकताएं हैं तो आप ऐसे व्यवसाय को ना चुनें जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। तो इसमें बेसिकली यही बात हो रही है कि हम ये क्यों पढ़ें, देन ये किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात हो रही है। तो ये मतलब लड़कों के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यूँ कहना चाह रहे हैं, और लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे जो बच्चे हैं जिनको अपना भविष्य जल्दी बनाना है, मतलब आपको नौकरी की भी ज़रूरत है, जाहिर सी बात है आप आगे काम भी करेंगे, वर्क भी करेंगे, तो आपको ज़रूरत ज़्यादा है। तो आप इस ऐसे व्यवसाय को ना चुनें जिसमें ज़्यादा टाइम लगता हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम है। क्यों? आप 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे सोशोलॉजी से, फिर आप BA लोगे, BA में आप ऑनर्स सोशोलॉजी करोगे, 4 साल उसमें लगेंगे। फिर आपको MA करनी पड़ेगी 2 साल की, फिर PhD आप करते हो तो उसमें भी लगभग 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं। तो आप ऐसे व्यवसाय को ना चुनें जो आपको ज़्यादा मतलब समय लग रहा हो, आपके भविष्य में दिक्कत दे रही हो, तो आप ऐसे सुझाव ना चुनें। सुझाव का खंडन करता है, क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप अच्छा कार्य करोगे और अच्छी नौकरी पाओगे। इसका दामोदार स्वयं पर है, आपके ऊपर ही है इसका दामोदार। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा नौकरी एवं एक बाजार है, और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय में पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा या कम है। चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं, बल्कि लिंग, परिवार, सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। इसमें मतलब लिंग, जेंडर, परिवार एवं सामाजिक जो परिवेश है, परिवेश जो हमने वेश बना रखे उसे परिवेश कहते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह परिणाम को निश्चित करे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमारे केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में भी सोच सकते हैं? यह
पूछ सकते हैं यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता का व्यक्तिगत संतुष्ट जो एक नौकरी को हैसियत निर्धारित करते हैं? क्या संस्कृति एवं समाज मानक की भी इसमें कोई भूमिका है? तो मैंने आपको बोला ही था कि इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मतलब संस्कृति क्या होती है, मानक रूप क्या है, और मतलब समाज किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे नौकरी का उदाहरण लिया है कि नौकरी को किस प्रकार समाज देखता है, तो यही सब हम इसमें देख रहे हैं। और यही ये चैप्टर की जो पेज लिखे हुए हैं यही लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी के द्वारा बताया जा रहा है आपको। तो आप होपफुली 100% भरोसा करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा है, ये कोई मेरा पर्सनल कंटेंट नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर हमारे को जरूरत पड़ी कि पर्सनल कंटेंट की कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आसान हो जाए, एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, मोटी मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट इस टाइप का कराया जाए जो जल्दी आप ख़त्म कर सको और एक स्कोर अच्छा कर सको एग्ज़ाम में, चाहे वो MCQ लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर थ्योरी बेस हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, या फिर ग्रेजुएशन का हो, या फिर नेट का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, MA का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। आपको मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करना मेरा एक वो होगा कि आप हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल गहराई में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ते हैं तो ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान अर्जित करना है हमारे को, ज्ञान अर्जित हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हम अपने आप को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकेंगे, एक बेहतर करियर दे सकेंगे। क्योंकि यार हम कुछ नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन कुछ करेंगे तो कुछ तो परिणाम होएगा ही, जाहिर सी बात है, कुछ तो होगा। अगर कुछ नहीं होगा, अगर मान लो मैं आज बैठ जाता हूँ खाली, मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ना पढ़ता, ना लिखता, ना काम करता, तो उसका परिणाम क्या होगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आज हम अगर कुछ प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। वो बदलाव ही हमारे को हमारे करियर के ऊपर, कौशल के ऊपर कार्य करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे हम एक अच्छा भविष्य प्रदान करेंगे। अभी आप 11th में होंगे, कोई बच्चे 10th के होंगे, कोई बच्चे ग्रेजुएट तक के होंगे, तो सबके एक्सपीरियंस अलग होंगे, सबके माइंडसेट अलग होंगे। तो आपको ना माइंडसेट से काम करना है, मतलब आपको ये नहीं देखना कि उनका माइंडसेट बहुत ओवर है। अब इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स भी आएंगे, जाहिर सी बात है। अब कोई मुझे सलाह भी देगा कि इसको और अच्छे से ऐसे बनाया जाता है, तो कुछ बच्चे क्या होंगे, उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जल्दी से। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ और है, उनको समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है, किसी की बहुत ज़्यादा है। तो यार धीरे धीरे करके हमारा ग्रोथ हो जाता है। हम किसी फील्ड में चाहे जाएं, पहले तो ये देखो कि वो हमारे लायक है, मतलब हम उसके लायक हैं या नहीं है, तब जाके वो करियर अपॉर्चुनिटी हम चुनते हैं। ठीक है, जैसे मैं जो हूँ एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी का काम है अध्ययन करना, तो मैं अध्ययन करता हूँ और आपको समक्ष रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो, ताकि आप एक अच्छा स्कोर करो, आप अच्छा तरह पढ़ो, ध्यान लगा के, मन लगा के, जिससे आपका करियर एक उज्जवल भविष्य बने। प्रत्येक विद्यार्थी को, अब हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, कम से कम 13 मिनट तो पढ़ ही लें, या नहीं? आप जैसा बोलोगे वैसे पढ़ लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन आवश्यक करना चाहिए, लेकिन वह कितना अध्ययन कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एवं पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरियों का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरत से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था की जरूरत थी कि पूर्ण सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीति पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था, मैं बता दूं आपको कि अर्थव्यवस्था जो होती है उसे कहते हैं कि पैसों की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था करती है। अर्थ मतलब पैसा होता है, व्यवस्था मतलब किसी भी चीज़ का जो व्यवस्था की जाती है, मतलब हमारे को जो भी
व्यवस्था कराई जाती है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो राजनीतिक नीतियां हैं तो उसे राजनीतिक नीतियों को हम इस प्रकार समझते हैं कि राज्य द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। ठीक है। किसी विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक अधिक आंकड़ों के साथ साथ उनके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित होती है। यहाँ से हमें इस बात को प्रभावित ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज एवं अंतर संबंधी संग्राम के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मामले हैं। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि यह व्यापक जनहित के मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दों के बीच संबंध से विशिष्ट स्पष्ट करना है। मतलब हम यहाँ पे यही है कि समस्या क्या क्या है हमारे समाज में। आप देख ही सकते हो कितनी सारी समस्या है। और जनहित द्वारा, अब आपने सुना होगा जनहित द्वारा जन के जो हित में हो उसे ऐसे मुद्दे के बीच में स्पष्ट करना, यह अध्ययन की पहली विषय वस्तु है। पहले बात हमारी यही है कि हम किस प्रकार व्यक्तिगत समस्या को निदान कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यह पहले से ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का भिन्न समाजों में भिन्न है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी अथवा नहीं है, यह उस व्यक्तिगत